ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से लास्ट क्लास हमारी छुट्टी थी उसके आगे से। तो शक्ति गुणांक कोस फाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। कोस फाई आया था आपका पी औसत अपॉन पी आभासी। मतलब जो आपकी औसत वैल्यू होती है शक्ति की और जो आभासी वैल्यू होती है, आभासी मतलब आरएमएस वैल्यू, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक कहलाता है। और ये हमारा कोस फाई आया था। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। दैट इज कोस फाई इज इक्वल्स टू पी औसत अपॉन पी आभासी, दैट इज कोस फाई शक्ति गुणांक। अथवा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर फाई की कोज्या। कोज्या का मतलब क्या होता है? कोसाइन। देखो, जैसे आपका साइन थीटा होता है, इसको बोलते हैं ज्या, ठीक है। और जो कोस थीटा होता है, कोस होता है, उसको बोलते हैं कोज्या, ठीक है। ये हिंदी में नाम होते हैं। तो चूंकि हम हिंदी मीडियम से ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो कलांतर है उसकी कोज्या क्या कहलाती है? शक्ति गुणांक कहलाती है। दैट इज कोस फाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन एक्स, ठीक है। तो कोस थीटा क्या होता है? वैसे नॉर्मली आप देखो तो एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का से आपका कोस थीटा होता है आधार बटे करंट। तो उस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा, औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात भी आपका क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक कहलाता है। इसके आगे देखो, प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणांक। तो शुद्ध परिपथ का मतलब उसके अंदर केवल आपका रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो उसके अंदर आपका शक्ति गुणांक क्या होगा? तो इस परिपथ में धारा तथा वोल्टता समान कला में होते हैं, अर्थात कलांतर फाई का मान 0 होता है। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 0 हमेशा 1 होता है। ये टेबल भी बनवाई थी मैंने आपको, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये जो है कोस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कोस 0 1 आ जाएगा, यानी ये शक्ति गुणांक आपका कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आभासी शक्ति और औसत शक्ति मतलब पी ए वी अपॉन पी आर एम एस, है ना। मतलब पी औसत बटे पी वर्ग माध्य मूलमान बराबर 1 है। तो ये 1 के बराबर है, इसका मतलब आरएमएस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा ये उस तरफ। तो मतलब पी एवरेज का मान किसके बराबर आ गया? पी आर एम एस के। कहने का मतलब औसत मान आरएमएस मान के बराबर आ जाता है जब आपका कोस फाई 1 होता है। अर्थात आपका जो शक्ति गुणांक का मान 1 कब होगा? जब आपका एवरेज या औसत शक्ति और आरएमएस वैल्यू ऑफ पावर विल बी इक्वल, जब दोनों समान होंगे तो, ठीक है। तो ये यहाँ शक्ति तक गुणांक है ना। शक्ति गुणांक कैंसिल हो रखा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ। आगे देखो, शुद्ध प्रेरक के परिपथ का शक्ति गुणांक। अच्छा, तो शक्ति गुणांक का पूरा ही आपका यहाँ से रिमूव है हाँ। आरपीएससी में। तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ये 50 अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57, ये है। भी कैंसिल है। हाँ। ओके ओके। तो 58 चौक कुंडली। हाँ। चौक कुंडली भी कैंसिल है या ये पढ़ना है? नहीं है ये क्वेश्चन। बता। ठीक है, चौक कुंडली क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, चौक कुंडली क्या है और इसका आपको क्या बताना है? उपयोग बताना है। तो वह कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व एल अत्यधिक तथा प्रतिरोध आर बहुत कम हो। कहने का मतलब जिसका एल का मान बहुत ज्यादा होता है और आर का मान बहुत ही कम होता है, वह कुंडली क्या कहलाती है? चौक कुंडली कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास एल और आर ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो आर की वैल्यू बहुत लेस हो और एल का मान इसमें बहुत ही ज्यादा हो, तो वो कुंडली क्या कहलाएगी? चौक कुंडली कहलाती है। और यह एल आर परिपथ होती है, इसमें सी नहीं होता, कैपेसिटर नहीं होता है, एल आर परिपथ होता है। पटलित लोहे की करोड़ पर तांबे के विद्युत तार लपेटकर यह बनाई जाती है।
ठीक नहीं है। करती। इसका जो शक्ति क्षय होता है, पावर लॉस होता है, वो बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। और इसका उपयोग क्या होता है, ट्यूबलाइट में धारा का मान कम करने हेतु, ताकि ऊर्जा हानि कम से कम हो सके। दूसरा आपका पारद लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते वहां पे हमें इसकी जरूरत हो, आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, शक्ति क्षय को कम करने के लिए। पावर लॉस अगर हम मिनिमम करना चाहते हैं तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, चौक कुंडली का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, धातु संसूचन क्या है, या मेटल डिटेक्टर क्या होता है। तो देखो, यह एक प्रत्यावर्ती परिपथ होता है। क्या होता है, प्रत्यावर्ती परिपथ होता है, जो वैद्युत अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। यह अनुनादी एलसी परिपथ होता है। ठीक है, इसके अंदर आपका एल भी होगा, कुंडली भी होगी, और सी कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ होगा। तो ये एलसी परिपथ होता है। और यह ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ होता है जो वैद्युत अनुनाद के सिद्धांत पर। अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस देखा होगा आपने, बेंजीन वलय को पढ़ा होगा, उसके अंदर बहुत सी बार अनुनाद अनुनाद का जिक्र आता है। अनुनाद का मतलब होता है वाइब्रेशंस। ठीक है, तो यह वैद्युत अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। जब कोई धातु या मेटल डिटेक्टर इस मेटल डिटेक्टर से गुजरती है तो क्या होता है, तब परिपथ की प्रतिबाधा जेड प्रभावित होती है, अर्थात धारा में परिवर्तन होता है एवं उपकरण में तेज बीप की आवाज आती है। इसका उपयोग किस में होता है, हवाई अड्डों में, रेलवे स्टेशन एवं महत्वपूर्ण समारोह में अवांछित वस्तुओं की जांच करने के लिए मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि कई बार देखा होगा, आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वो एक जांच करने वाला व्यक्ति वहां पे लगा होता है, उसके हाथ में एक रिंग टाइप में होता है, बड़ा सा रोड सा होता है, और वो ऐसे ऐसे गिरा के देखता है अपने पूरे बॉडी के ऊपर कि इन्होंने कहीं कोई मेटल तो नहीं छुपा के रखा। मेटल का मतलब, अगर आपके पास गन है, बंदूक है, तो उसके अंदर भी मेटल होता है। अगर आपने कोई धारदार हथियार रखा हुआ है, चाकू वगैरह, तो वो भी क्या होता है, एक तरह से मेटल का ही होता है, धातु का ही होता है। तो वो जहां भी धातु उसको दिखेगा, वहां पे तेज बीप की आवाज आती है, वो उसको टच करते ही। तो फिर वो जांच में पूछते हैं आपसे कि आपने क्या यहाँ पे धातु की क्या चीज रखी हुई है। तो बहुत सी बार देखा होगा, कई बार धातु के सिक्के होते हैं, या फिर बहुत सी बार हम नेल कटर वगैरह इस तरह की धातु की चीजें लेके चले जाते हैं पॉकेट में। तो जैसे ही वो पॉकेट के पास वो उपकरण लेके जाता है, धातु संसूचक या मेटल डिटेक्टर, तो उसमें बहुत तेज बीप की आवाज आती है। फिर वो अधिकारी आपसे पूछ लेता है कई बार कि आपने क्या रख रखा है धातु का। तो वो बेसिकली किस में काम आता है, जब भी आप हवाई अड्डों या रेलवे स्टेशन में जाते हो तो वहां पे जांच में आपके प्रयोग किया जाता है मेटल डिटेक्टर। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, एलसी परिपथ होता है। उसके अंदर एक कुंडली लगी होती है और एक कैपेसिटर लगा होता है। तो आगे से ध्यान रखना, कभी भी आपसे कोई समारोह में जांच करवाए तो उसको बताना कि इसके अंदर एलसी परिपथ लगा हुआ है, और इसी वजह से ये जब धातु हमारे पास होगा तो ये बीप की आवाज करेगा। तब वो समझ जाएगा कि हाँ भाई, ये तो पढ़े लिखे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, इनको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसका सिद्धांत लिखो। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका ये इसके अंदर थ्योरी है। तो देख लो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या होता है, वह युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब वोल्टता को मतलब, वोल्टेज अगर कम है तो उसको बढ़ाया जा सकता है, और अगर अधिक है तो उसको कम किया जा सकता है। बढ़ाने के लिए आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हो, या फिर ऊंचाई ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हो। और अगर वोल्टेज वैल्यू कम करनी है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हो, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या होता है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है।
अब इसकी रचना एवं कार्य विधि देख लो क्या लिखा हुआ है। नरम लोहे के पटलित क्रोड पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटकर। विद्युत रुद्ध का मतलब क्या है कि वो तांबे का तार जिसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग की गई हो। कई बार देखा होगा आपने, जब हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होती है तो इलेक्ट्रिशियन आता है उसको सुधारने के लिए, तो वो कभी भी वायर को बांधता है तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है उसको या तो गर्म करके रिमूव करता है या फिर प्लायर से उसको काट के रिमूव करता है और फिर वायर्स को टाइट करता है ना, बांधता है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो कोटिंग की गई है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत रुद्ध करना। किसी भी वायर को विद्युत रुद्ध किस तरह से किया जा सकता है, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करके। तो जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर जो तांबे के तार होते हैं वो भी क्या होते हैं, विद्युत रुद्ध होते हैं। अगर वो विद्युत रुद्ध नहीं रहे तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और वहां से वो जो आपका सर्किट है वो शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने का मतलब वहां से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो कई बार देखा होगा घरों में भी वायर आपस में टच होके और शॉर्ट हो जाते हैं और आगे विद्युत धारा की सप्लाई नहीं होती है और हमारे घर में बिजली चली जाती है। वो बेसिकली कैसे होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि वहां पे वो वायर शॉर्ट हो जाते हैं, अर्थात वो जो प्लास्टिक कोटिंग है वो वायर गर्म होने पर पिघल जाती है और वो पिघलने से वो वायर एक दूसरे से टच हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस शॉर्ट को बचाने के लिए उनको विद्युत रुद्ध किया जाता है। समझ में आया? आगे देखो। हाँ, ये तो आ गया। वो नरम लोहे की, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? देखो दो तरह की धाराएं होती हैं, हम स्टार्टिंग में इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है आपकी दिष्ट धारा। दोनों को मैंने सिंबल वाइज भी आपको बताया था। प्रत्यावर्ती धारा नॉर्मली इस तरह से वेव के फॉर्मेट में इसको दर्शाया जाता है। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है और ये साइन वेव को डिनोट करती है, मतलब इस तरह से वेव के फॉर्मेट में आती है। और दिष्ट धारा होती है वो आपकी जैसे बैटरी से जो धारा हमें प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा होती है और उसका जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो ये हम्म। अंतर होता है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में। जो आपके जनरेटर या डायनेमो होते हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी क्या होती है, डीसी करंट होती है, डायरेक्ट करंट होती है, दिष्ट धारा होती है। हम्म। और जो घरों में इस्तेमाल होने वाली धारा है वो कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। और उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी आप इस्तेमाल करते हो जिसको आप बोलते हो 220 वोल्ट। ठीक है, तो वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो नरम लोहे के पटलित क्रोड पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटकर प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली बनाई जाती है। दो तरह की कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली। बेसिकली मेरे पास है नहीं इस तरह का कोई सिस्टम अभी, लेकिन आपने कभी देखा होगा पुराने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर टाइप का कुंडली लगी होती है, मतलब तांबे के तार लपेटे होते हो एक दूसरे के ऊपर। तो उसमें दो तरह से वायरिंग होती है। एक वायर छोटे वाले उसके ऊपर क्रोड के ऊपर लपेटे जाते हैं, फिर उसके ऊपर एक चौकोर शेप की ही एक और मतलब कोटिंग होती है, क्रोड होती है, और उसके ऊपर दोबारा वायर लपेटे जाते हैं। जो जो नीचे की तरफ होती है उसको बोलते हैं प्रारंभिक कुंडली और जो ऊपर होती है उसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। कभी सर्किट आएगा तो मैं आपको दिखा दिखा भी दूंगा कि किस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मर काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर जरूरी नहीं कि जो हमारे घरों के बाहर एक पूरी कॉलोनी का ट्रांसफॉर्मर लगा होता है खंबे पे वही ट्रांसफॉर्मर होता है। कोई बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर अलग से ट्रांसफॉर्मर भी लगाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि वहां पे कई बार हमें वोल्टेज हाई की जरूरत पड़ती है और कई बार वोल्टेज कम की जरूरत पड़ती है। तो उस वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब कभी भी ट्रांसफॉर्मर के दिमाग में बात आए तो कभी भी खंबे पे मत चढ़ जाना। वो खंबे पे लगा होता है वही ट्रांसफॉर्मर होता है। इंस्ट्रूमेंट्स घरों में इस्तेमाल होते हैं, पंखे वगैरह या फिर कूलर की मोटर होती है, इन सब में भी क्या इस्तेमाल होता है, ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये कैसे बनाया जाता है, एक नरम लोहे की पटलित क्रोड होती है उसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटकर प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली बनाई जाती है। क्रोड की पट्टियों के मध्य विद्युत रोधी पदार्थ का लेपन किया जाता है। इसके अंदर जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, मतलब धारा से वो कुचालक होता है। ठीक है,
जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तब प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबद्ध हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होता है कैसे, ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं आपको। जैसे आप एक सिस्टम है या फिर एक हमारे पास ये मान के चलो एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो होगी तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, और उस वोल्टेज के कारण एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और जो दूसरा जो सर्किट है उसके अंदर करंट फ्लो के लिए जिम्मेवार होता है। अर्थात इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसका ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। हालांकि वो बल नहीं होता, पोटेंशियल ही होता है, और उस पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मान लो ये प्रथम कुंडली है, इसको मैंने फर्स्ट लिखा, ये द्वितीय कुंडली है सेकंड लिखा। तो अगर प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो जाता है किसमें, सेकंड कुंडली में, और उसका ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ की वजह से उसमें भी करंट फ्लो हो जाता है। और इसी तरह से हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो काम करता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर आपका क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। यहाँ पे फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। और अगर मान लो ये हमारी कुंडली है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स या फेरों की संख्या n हो, तब क्या करेंगे, तो E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, यानी सिंपली गुणा कर देंगे। n से गुणा कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ईएमएफ आ गया। अब मान लो हमारे पास सेकेंडरी कुंडली है, सेकंड कुंडली है, सेकंड, तो ई एस ले लेंगे। अगर हमारे पास प्राथमिक कुंडली है, प्राइमरी कुंडली है, तो ई पी ले लेंगे। तो ई एस का मान क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, और ईपी का माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। लेकिन यहाँ पे फेरों की संख्या अगर अलग अलग है तो सेकेंडरी कुंडली के लिए फेरों की संख्या एनएस ले लेंगे, और प्राथमिक कुंडली के लिए फेरों की संख्या एनपी ले लेंगे। तो ये हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गया है। इसके बाद देखो, जब द्वितीय कुंडली के मुक्त सिरे हों, सिरे अगर मुक्त हो तो वहां पे जो विद्युत वाहक बल है वो एक्चुअल में वोल्टेज ही होती है, तो वी एस इज इक्वल्स टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, एंड वीपी जो प्राइमरी कुंडली है उसके लिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरे में भाग दे देंगे, तो वी एस अपॉन वीपी आ गया आपका एन एस अपॉन एन पी सिंपली। ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी से डी फाई अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा जब दोनों का भाग देंगे, तो वी एस अपॉन वीपी हमारा आ गया एन एस अपॉन एन पी। आई होप गोट इट, ये समीकरण आ गया, यहाँ तक समझ में आया। हाँ। अब देखो यहाँ पे यही समीकरण जो है मेन समीकरण है, यहाँ से आपको क्या दिया हुआ रहेगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दे देगा, प्राथमिक कुंडली में वोल्टता दे देगा, द्वितीय कुंडली में वोल्टता दे देगा, तो और पूछ लेगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो इस समीकरण का आप वज्र गुणा करके जिसकी रिक्वायरमेंट है उस चीज को एक तरफ रख लोगे, बाकी चीजों को दूसरी तरफ भेज दोगे। मान लो आपको एन एस निकालना है, तो एन एस निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ वज्र गुणा करोगे, क्या करोगे, वज्र गुणा। और वज्र गुणा करने के लिए देखो वी एस एन पी बराबर क्या हो जाएगा, वीपी एन एस। आपको चाहिए क्या, एनएस चाहिए, तो एनएस को एक तरफ रख लेंगे, एनएस बराबर क्या हो जाएगा, वी एस एन पी अपॉन वीपी। बस इस तरह से आपको सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये तो आपको पता ही है, एनपी क्या है, पी का मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एनएस यानी सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, आईपी यानी प्राथमिक कुंडली में धारा आई, और आई एस यानी द्वितीय कुंडली में धारा आई एस, और वीपी क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में वोल्टता, और वी एस क्या हो जाएगा द्वितीय कुंडली के स्तर पर। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली। अच्छा, आईपी और आईएस पे हमने आपको रिलेशन नहीं बताया, तो निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति बराबर होती है क्योंकि ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। हालांकि तो आइडियली अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत ऊर्जा का क्षय जरूर होता है, आइडियली बिल्कुल भी क्षय नहीं होता,
लेकिन अगर हम माने कि मान लो कुछ टेम्परेचर प्रभाव हो गया, कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज की वजह से, या फिर वायु दाब, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इन चीजों को प्रभावित करते हैं, तो उन सबको नहीं मान लें और ऊर्जा का क्षय नहीं होता है ऐसा माने, तो आप क्या कह सकते हो, निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति के बराबर हो जाएगी। और P बराबर VI आप पढ़ ही चुके हो, यस और नो? यस। तो निवेशी शक्ति जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी कुंडली में जो शक्ति है वो, तो यानी पीपी यानी VPIP। भाई प्राइमरी कुंडली है ना, प्राथमिक, हाँ प्राथमिक का P ले लिया। अच्छा हाँ PS निकालना है तो क्या हो जाएगा, VSIS। P बराबर VI होता है, तो PS के बराबर होगा क्योंकि शक्ति का क्षय नहीं हो रहा है, यानी VPIP बराबर VSIS। आपको यस। रेशियो निकालना है VS अपॉन VP का, तो ये VP इधर गुणा में हो जाएगा तो भाग में, तो VS बराबर VP, इधर IP ऊपर है, IP के बटे में IS चला जाएगा, यानी VS अपॉन VP बराबर IP अपॉन IS। समझ में आया? हाँ तो यहाँ पे जो आपका VS अपॉन VP है इसके बराबर NS अपॉन NP तो पहले निकाल चुके हो, और IP अपॉन IS अभी निकाल लिया है, यानी VI और N यानी फेरों की संख्या में जो संबंध आया वो हमारा समीकरण नंबर 7 जो है वो शो कर रहा है, और यही आपका क्या होता है, ट्रांसफार्मर के लिए आभिष्ट समीकरण होता है। इसके अंदर आपको वोल्टता दिया हुआ रहेगा, प्राइमरी कुंडली में तो सेकेंडरी में पूछ लेगा, सेकेंडरी में दिया हुआ रहेगा तो किस में पूछ लेगा, प्राइमरी में पूछ लेगा, और इस तरह से हम न्यूमेरिकल इसके कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे, ट्रांसफॉर्मर के प्रकार। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई का मतलब नाम से ही जाहिर है, ऊंचाई मतलब उच्च कर रहा है वोल्टता को, मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, द्वितीयक में अधिक है, तभी तो ऊंचा हुआ, सेकेंडरी में ज्यादा हुआ तो। और अपचाई का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम हुई तभी वोल्टता का मान कम होगा। देखो लिखा हुआ भी है, जब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक हो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी रिंग इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी रिंग, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि द्वितीय कुंडली की जो वोल्टता का मान है वो प्राथमिक कुंडली की वोल्टता से अधिक हो जाता है, क्योंकि हमने अभी अभी समीकरण पढ़ा है, क्या समीकरण पढ़ा है, VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP, है ना, मतलब S अगर इसमें ऊपर है तो इसमें भी S ऊपर है, P नीचे है तो P नीचे है, मतलब सेकेंडरी कुंडली अगर आपका बड़ा है, ये मान लो 10 है VS, और VP आपका 5 है, तो 10/5 2 आया कि नहीं आया? हाँ और यही VS अपॉन VP है, ये NS अपॉन NP के बराबर है, तो आपका NS भी कितना हो जाएगा 10 और NP भी कितना हो जाएगा 5, तो ये भी 10/5 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो रेशियो इसका होता है वही रेशियो NS अपॉन NP या फेरों की संख्या का भी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। कहने का मतलब जो NS है वो NP से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। सिमिलरली आपका VS है वो भी क्या हो जाएगा, VP से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब विद्युत धारा की बात आती है तो विद्युत धारा देखो, VS अपॉन VP लिखा था हमने, IP अपॉन IS, है ना, यानी इसमें अगर S ऊपर है तो इसमें P ऊपर है, और इसमें अगर P नीचे है तो इसमें S नीचे है। कहने का मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब VS इज ग्रेटर देन VP है तो आपका IS इज लेस देन IP आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, या दोबारा? आपके नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आई होप समझ में आ गया होगा। मैं आगे बोल रहा हूँ, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS, मतलब जो सेकेंडरी रिंग है आपकी उसके अंदर फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से कम होती है, तब द्वितीय कुंडली पर
वोल्टता का मान प्रारंभिक कुंडली की वोल्टता से कम हो जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफॉर्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। यानी जब NS इज लेस देन NP, VS इज लेस देन VP, तो IS का मान, क्योंकि I जो है, IS और IP का जो रेशियो है वो VP अपॉन VS के रेशियो के बराबर है। कहने का मतलब जस्ट ऑपोजिट है। तो इसमें द्वितीय कुंडली में धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। वोल्टता का मान कम हो जाता है और धारा का मान बढ़ जाता है। इसी को हम कहते हैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, आप एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज घटेगी, तो आप केवल वोल्टता से इसको याद रखो, ऊंचाई और अपचाई को। ऊंचाई मतलब उच्च कर देता है, अपचाई मतलब कम कर देता है। किसको, वोल्टता को। हमेशा ध्यान रखना, वोल्टता जो है वो ऊंचाई में बढ़ती है और अपचाई में कम होती है। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल आपकी वोल्टता ही होती है। तो वोल्टता का मान बढ़ता है ऊंचाई में और वोल्टता का मान कम होता है अपचाई में। विद्युत धारा उसका जस्ट उल्टा होता है, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप केवल उसके रिलेशन से बता सकते हो, अगर वोल्टता बढ़ रही है तो धारा कम होगी, ठीक है। लेकिन दोनों को अगर आप याद रखोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में क्या बढ़ती है, वोल्टता बढ़ती है द्वितीय कुंडली में, और अपचाई ट्रांसफॉर्मर में वोल्टता कम होती है द्वितीय कुंडली में, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद रखना। अब देखो दक्षता, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या होती है। दक्षता द्वितीय कुंडली के सिरों से प्राप्त शक्ति और प्राथमिक कुंडली में निवेशित शक्ति का जो अनुपात है वही आपकी क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। दक्षता को आप परसेंटाइल में लिख सकते हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, यानी 100 से गुणा करके आप उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हो। पावर PS अपॉन PP गुणा 100, ये क्या है आपका, दक्षता, ईटा का मान होता है, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, दक्षता क्या होती है, ये बताता है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो कितना ज्यादा कैपेबल है, या कितना उसका पावर है, या कितनी उसकी दक्षता है। तो क्या हो जाएगा, पावर सेकेंडरी कुंडली में प्राप्त शक्ति और इनिशियल कुंडली जो प्रारंभिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है, उसमें निवेशित शक्ति का अनुपात आपका क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानि के कारण एवं दूर करने के उपाय लिखिए। तो देखो, ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानि कैसे होती है, तो ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। पहले हमने जो डेरिवेशन किया है वो आइडियल केस के लिए लिया है कि उसके अंदर किसी भी तरह की ऊर्जा हानि नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर रियली अगर हम देखना चाहें तो ट्रांसफॉर्मर किस तरह से बिहेव करता है और रियल लाइफ के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर क्या होता है, किस तरह की घटनाएं होती हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है ताम्र हानि। तांबे के तारों के प्रतिरोध के कारण I²R शक्ति 6 होती है। तो शक्ति जो होती है P बराबर VI होती है ना। P बराबर I²R होता है और P बराबर V²R, सॉरी P बराबर V²R। ये तीन मैंने आपको क्या बताए थे, ये तीन सूत्र बताए थे किसके, शक्ति के। तो शक्ति हानि जो है वो किसके कारण होती है, तांबे के तारों के कारण। क्योंकि जो तांबे के तार होते हैं, हालांकि उनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही है, और वो कुछ ना कुछ प्रतिरोध ही हमारा किसके लिए जिम्मेवार हो जाता है, ऊर्जा हानि के लिए जिम्मेवार हो जाता है। इसे दूर करने के लिए तांबे के मोटे तार काम में लेने चाहिए। मोटे तार काम में लेने से क्या हो जाएगा, शक्ति 6 कम होता है। तो देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर हैं जो प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियां होती हैं वो तांबे के मोटे तारों से बनी होती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये भी है कि तांबा जो है, कॉपर जो है, वो बहुत ही महंगी मेटल है। क्योंकि आप एक तांबे का लोटा भी खरीदने के लिए जाओ तो वो 300-400 रुपए तक का मिलता है। तो उसके अंदर तो सोचो कितना किलोग्राम तांबे का इस्तेमाल होगा। तो जितना मोटा तार होगा उतना ही ज्यादा तांबा होगा और उतना ही ज्यादा उसके अंदर मतलब हमें फाइनेंशियल बजट भी तो देखना पड़ता है कि हमारे बजट में वो चीज आती है।
तो इस तरह से तांबे के जो मोटे तार हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं करते कि वो मतलब कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट है उससे ज्यादा हो जाए। तो ये एक नुकसान है ट्रांसफॉर्मर में। अगला देखो, चुंबकीय फ्लक्स के कारण हानि। दूसरा क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स के तो कारण। फ्लक्स जो है देखो, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के मध्य फ्लक्स का भी क्या होता है? क्षरण होता है, और इससे ऊर्जा हानि होती है। देखो, अगर फ्लक्स का क्षरण नहीं होगा तो सारी की सारी जो करंट है वो क्या हो जाएगी? स्थानांतरित हो जाएगी। विद्युत धारा और वोल्टता स्थानांतरित हो जाती है प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में। लेकिन अगर फ्लक्स का क्षरण होता है तो भी हमारी वहां पे ऊर्जा की हानि होती है। और इसे दूर करने के लिए हम जो दो कुंडलियां हैं उनके बीच में गैप बहुत कम रखते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ही लपेटे हुए रखते हैं, ताकि जो क्षरण है वो कम से कम हो। तीसरा जो नुकसान है या कहें ऊर्जा हानि है, वो किसकी वजह से होती है? भंवर धाराओं के कारण। तो क्रोड में भंवर धाराएं कारण। के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। इसे दूर करने के लिए क्रोड को पटलित किया जाना चाहिए। तो कभी भी देखा होगा, पटलित का मतलब एक के ऊपर एक लेयर्स रखकर हम क्या बनाते हैं? क्रोड बनाते हैं। देखा होगा, ये एक दूसरे के ऊपर लेयर लगी होती है। ट्रांसफॉर्मर को आप ध्यान से देखना, जो उसकी इंटरनल क्रोड होती है उसके ऊपर धातु का एक मोटा गोला या फिर एक मोटा रेक्टेंगल शेप का न होकर के 3-4 पट्टियां रखी होती हैं ऊपर नीचे, और उसके ऊपर वायर लपेटे होते हैं। वो क्यों होती हैं पटलित क्रोड? क्योंकि वहां पे ताकि भंवर धाराओं से ऊर्जा हानि ना हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं टाइम। अभी इससे अगला छोटा क्वेश्चन है। अच्छा, और इसका उत्तर शून्य है ना? हाँ। एक पूरे चक्र में प्रेरक को आपूर्ति माध्य शक्ति का मान लिखो। मान लिखो। मतलब एक पूरे चक्र, एक पूरे साइकिल के अंदर आपकी जो शक्ति है वो, उसका एवरेज कितना हो जाएगा? तो P इज इक्वल्स टू वी आई कोस फाई, यही होता है। हाँ। तो यहाँ पे एक पूरा चक्र अगर कंप्लीट होगा तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। एक पूरे चक्र में 90 कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन और सम्मिलित कीजिए। गतिज विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या होता है आपका? वीबीएल होता है। एलसीआर प्रतिबाधा जेड का मान अंडर आर स्क्वायर माइनस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और ओमेगा एल को एक्सएल बोलते हैं और 1/ओमेगा सी को एक्ससी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अगला है कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल। एल क्या होता है? एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये आपका क्या होता है? स्वप्रेरकत्व होता है। इसके बाद इसका डेरिवेशन कर चुके हैं हम पिछली क्लासों में। गुणवत्ता गुणांक आपका कितना? 1/सी ओमेगा आर। अनुनादी आवर्ती 1/√LC। और औसत शक्ति VRMS IRMS कोस 5। ठीक है, तो क्वेश्चन 63 तक हो गए हैं आई थिंक। अगली